तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं प्रतिवेदन। ठीक है। पहले के कुछ लेटर हो चुके हैं हमारे, जैसे सरकारी पत्र हमने देख लिया है। ठीक है। उसके बाद हमने अर्ध सरकारी देखा, फिर हमने परिपत्र देखा, फिर हमने आदेश देखा, फिर हमने ज्ञापन देखा, फिर हमने अधिसूचना देखा, और एंड में हमारा बचता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ठीक है। अब ये अनुस्मारक बचा है एक, इसे हम इसके बाद करेंगे। ठीक है। तो हिंदी लेखन वाला आपका फिर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक लेक्चर में आपको ये बताऊंगा अपठित या पाठ बोधन वाला आपको कैसे करना है, और एक लेक्चर में आपका ये हो जाएगा संक्षेपण वाला, जिसमें आपका शीर्षक वाला पोर्शन रहता है, सारांश आपको लिखना होता है, एक रेखांकित की व्याख्या करनी होती है। वो हम सब इसमें अगले चैप्टर में देख लेंगे। तो अगले 2 या 3 लेक्चर में आपका जो ये ड्राफ्टिंग वाला एरिया है 45 मार्क्स का, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, फिर एसए वाला पोर्शन है। एसए में 3 से 4 क्लास एसए की दे दूंगा आपको, उसमें एसए का आपका पूरा कवरअप हो जाएगा। और उसी तरीके से 5 से 7 क्लास में एथिक्स की दे दूंगा, जिससे कि आपका एथिक्स वाला जो पोर्शन है, जो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो भी इन क्लासेस से ठीक ठाक वहाँ पे कवर कर सकते हैं। अपना मेंस का जो क्वेश्चन होगा उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम अभी जो प्रतिवेदन वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग। अभी होता क्या है, तो पहले जो मैंने बुक में लिखा है इसे छोड़ दो, समझो कि प्रतिवेदन मतलब ये है कि सिंपल सा, या तो कोई कहीं घटना हो गई है, या कोई हादसा हो गया, या कोई विशेष वस्तु या विशेष स्थिति आ गई है। ठीक है। तो जो भी वो वस्तु विशेष या घटना होगी, उसकी जब आप क्रमिक जानकारी दोगे ना, दर बाय दर, स्टेप बाय स्टेप, तो कंप्लीट जो जानकारी होगी परत दर स्टेप बाय स्टेप देना है, उसमें क्रमिक जानकारी प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। अब मान लो कि जैसे कि भी थराली उत्तरकाशी में आपदा आई थी, इसमें आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तब यहाँ आपदा आने से लेके वहाँ क्या क्या बचाव कार्यक्रम हुए, क्या क्या अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हो, चाहे घायलों की जांच हो, चाहे उनके मुआवजे की बात हो, तो सब कुछ जो एक क्रमिक जानकारी होगी वहाँ की, वही प्रतिवेदन कहलाता है। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा से पहले आप ये देख लो कि भाई एक तो क्रमिक विवरण होगा उसमें, साथ में सुझाव होंगे और निष्कर्ष होंगे वहाँ पे। ठीक है। और निष्कर्ष किसके होंगे वो हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक है। तो प्रतिवेदन मतलब ये देखो कि किसी प्रकरण हो गया, कोई घटना हो गई, या कोई स्थिति। ठीक है। तो किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी, कैसी क्रमिक जानकारी, दर बाय दर, स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है। तो यानी प्रतिवेदन किसी घटना को विस्तार से जानने के लिए एक तरीका है। ठीक है। अब ये तरीका कैसे, या तो सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा, अथवा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा तैयार की जा सकती है। तो प्रतिवेदन सरकारी भी तैयार कर सकता है, गैर सरकारी संस्था भी तैयार कर सकती है, और एक से अधिक जो व्यक्ति होंगे जो किसी संस्था विशेष से संबंधित नहीं है, वो भी प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। अब ऐसी संस्था या व्यक्तियों को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको प्रतिवेदक कहते हैं। उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो तो हो गया प्रतिवेदन। ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिवेदन। अब जिन्होंने ये प्रस्तुत किया ना प्रतिवेदन, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपका प्रतिवेदक। ठीक है। इतना जान गए। यानी किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है। अब ये तो होगी आपकी परिभाषा। अब प्रतिवेदन की उपयोगिता क्या है भाई, इंपॉर्टेंस कितना है इसका, ये किस चीज के लिए। तो क्या होगा कि यह लेखन कार्य में महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके माध्यम से विभिन्न ज्ञात और अज्ञात तथ्यों की जांच हो गई, सर्वेक्षण हो गया, अन्वेषण हो गया, साक्षात्कार हो गया, तथा विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जाता है। समझ गए। यानी कि जो लेखन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो विभिन्न ज्ञात या अज्ञात तथ्यों की जांच होती है, सर्वेक्षण होता है, अन्वेषण होता है, साक्षात्कार होते हैं, तथा जो विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलता है या निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। सेकंड क्या है, यह जनहित को ध्यान में रखकर के किया जाता है। जो प्रतिवेदन है ना, वो हमेशा जनहित को ध्यान में रखेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं में छोटी बड़ी जब क्या होती, अनियमितताएं होती है, गड़बड़ियां होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई विवाद वगैरह हो गया, तो इन सभी की जांच
करने में जांच हेतु भी प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझिए। उपयोगिता आपने देख ली है कि भाई किसके माध्यम से जो ज्ञात अज्ञात तथ्य की जांच होगी, सर्वेक्षण, अन्वेषण, साक्षात्कार, इनका निष्कर्ष वगैरह निकल जाता है। ये जनहित को ध्यान में रखता है। और जो सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी जो कार्यालय संस्थाएं वगैरह हैं, उनमें जो अनियमितताएं होती है, गड़बड़ियाँ होती है, वाद विवाद हो गया, कोई कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, तो उनकी जांच एवं समस्या का समाधान हेतु जांच हेतु भी प्रतिवेदन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है। तो ये आपकी होगी उपयोगिता। अब हम देखते हैं कि प्रमुख तत्व क्या है इसके। तो पहला है घटना या स्थिति विशेष या प्रकरण। ठीक है, यह प्रतिवेदन का सर्व प्रमुख तत्व है। ठीक है, जब किसी विवादित प्रश्न हो गया, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, या ज्वलंत समस्या, स्थिति या अनियमितता आदि की जानकारी पर कार्यवाही करनी होती है, तभी प्रतिवेदन लिखा जाता है। समझ गए? यानी कोई विशेष घटना हो गई है, कोई विवादित प्रश्न आ गया है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई करंट का कोई समस्या, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, स्थिति है, कोई ऐसी समस्या आ गई है, अनियमितता पाई गई, उनसे संबंधित जानकारी पर कार्यवाही करनी होती है, तभी जो प्रतिवेदन के आपका लिखा जाता है। तो एक तो इसका प्रमुख ये हो गया। इसके अलावा जो समिति है, जो प्रतिवेदक होगी, उसकी नियुक्ति जो है, मनोनयन कैसा होगा, तो किसी घटना या स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, या एक समिति गठित करके मामले की तह या सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो भाई जैसे कोई घटना वगैरह हो गई, जैसे मान लीजिए कि धराली की घटना हो गई, तो उस पर एक प्रतिवेदन या संपूर्ण एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी। उसमें कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई बहुत सारे उसमें सदस्य वगैरह होंगे। तो वो क्या करेंगे, जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को वो मतलब उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसे प्रतिवेदक या समिति कहेंगे। और उस समिति का काम क्या होगा, कि उसकी तह तक, उसकी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करना। जैसे कि थराली में आपदा आई थी, तो उसमें 3 जो उच्च अधिकारी थे हमारे प्रशासनिक IAS अधिकारी, उनकी नियुक्ति की गई थी और उनसे बोला गया था भाई कि आप संपूर्ण जांच करके बताइए कि किस किस तरीके से वहाँ घटनाएं या आपदाएं जो घटित वगैरह, उनकी क्रमिक जानकारी हमें दो। तो उनका काम वही होता है कि एक प्रतिवेदन तैयार करना, सरकार को देना कि भाई इस तरीके से वहाँ चीज़ें घटित हुई थी। समझ गए? तीसरा है सूक्ष्म निरीक्षण एवं पूर्ण जांच पड़ताल। ठीक है, किसी भी मामले से संबंधित पक्षों को उजागर करना कठिन कार्य होता है, इसीलिए उसका सूक्ष्म निरीक्षण एवं पूर्ण जांच पड़ताल आवश्यक है। कि भाई सिंपल सी बात है, कोई भी मामला होता है, उससे जो संबंधित पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष, उनको जो उजागर करना जो काम होता है ना, बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उसका जो सूक्ष्म निरीक्षण और पूर्ण जांच पड़ताल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला है तथ्य प्रमाण। प्रतिवेदन की प्रामाणिकता तभी संभव होगी जब घटना से संबंधित तथ्य और साक्ष्य दिए होंगे। ये भी इंपॉर्टेंस है। तो यानी कि जो हम अभी तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रतिवेदन हम तैयार करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये हमने देख लिया। पूर्ण जांच पड़ताल होनी चाहिए, तथ्य प्रमाण होने चाहिए, ठीक है, सुझाव और सिफारिश होनी चाहिए अंत में। इसके माध्यम से क्या करेगा, प्रतिवेदक समिति अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है, ताकि जो अंतिम निर्णय लेगी ना, जो समिति, जो अंतिम निर्णय लेने वाले जो प्रबंधन होगा, उसे निर्णय लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। छठवां, एक निश्चित अवधि इन्हें दी जाती है कि आपको निश्चित अवधि में जो है ये प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। इस विषय से संबंधित आपको प्रतिवेदन निश्चित समय में पूरा करना होता है। अब कोई भी विषय क्या होता है, जब असामयिक महत्व का होता है, तो इसलिए प्रतिवेदन निश्चित समय अवधि में पूरा कर लेना चाहिए। अब जैसे कि धराली आपदा को ले लो, तो भाई वो ज्वलंत मुद्दा है आपके सामने। अब इसमें तो ऐसा नहीं ना कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया भाई 3 जो समिति बनी है कि आप 1 साल या 2 साल या मतलब आपका जितना टाइम है आप आराम से करो, ऐसा नहीं है। जब ये ज्वलंत मुद्दा है तो जनता का भी दबाव रहता है, मीडिया का भी दबाव रहता है। तो क्या करना होता है, एक निश्चित समय अवधि निश्चित कर ली जाती है कि मान लो कि भाई 1 माह का टाइम दे दिया कि भाई 1 माह के अंदर अंदर आप हमें संपूर्ण जानकारी अवगत करा लेना चाहिए। तो इसकी जो प्रतिवेदन होगा, इसमें तैयार करने का एक निश्चित अवधि दी होती है जिसमें कि वो पूरा करना होता है। अब हम देखते हैं विशेषताएं। तो प्रतिवेदन हमेशा प्रामाणिक होना चाहिए, उसमें तथ्य होने चाहिए, यानी कि तथ्यात्मक होना चाहिए। अगला क्या है, प्रतिवेदन जो है हमेशा किसी एक विषय या घटना पर केंद्रित होता है। जैसे धराली वाला मान लो आप, ठीक है। प्रतिवेदन हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष होता है, यानी किसी भी पार्टी या किसी पक्ष विशेष का सपोर्ट ये समिति जो है उस प्रतिवेदन में नहीं करेगी, ना ही आम जनता का,
या किसी गलती है या उसकी, या जिसकी गलती नहीं भी है, दोषी या आरोपी जो भी है, मतलब किसी की तरफ से वो तटस्थ रहेगा और निष्पक्ष होकर हमें अपना जांच पड़ताल करेगा। अगला है प्रतिवेदन की जो भाषा क्या होगी, सरल होगी, प्रभावी होगी, संयत होगी, सहज और स्पष्ट होती है। समझ गए? तो अभी हमने क्या देखा, प्रतिवेदन की परिभाषा देखी पहले, फिर उपयुक्तता देखी, फिर प्रमुख तत्व देखे, ठीक है। इसके बाद हमने इसके विशेषताएं देखी। अब हम क्या करेंगे कि एक डेमो जो प्रतिवेदन है वो देखेंगे कि प्रतिवेदन एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक सवाल देखते हैं कि एक प्रतिवेदन कैसा लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है। सवाल क्या है कि देहरादून की जो मलिन बस्तियां हैं, ठीक है, तो देहरादून की मलिन बस्तियों में फैले हुए डेंगू के कारण के लिए किए गए सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कीजिए। यानी कि जो देहरादून में जो मलिन बस्तियों में जो डेंगू फैला हुआ है ना, तो उसके कारण के लिए क्या कारण थे, उसके लिए एक सर्वेक्षण किया गया आपके द्वारा, उस संबंधित आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो प्रतिवेदन कैसा होगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब उत्तराखंड के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को देहरादून की जो मलिन बस्तियों का निरीक्षण करने के पश्चात मलिन बस्तियों में पहले डेंगू के सर्वेक्षण हेतु एमडीडीए तथा स्वास्थ्य विभाग के 7 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। उसके अनुभव, तथ्य व प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उससे यह कहा जा सकता है कि, अब देखो कि भाई जो मुख्य सचिव था उत्तराखंड के, वही एक आदेश जारी करेंगे उनके द्वारा कि भाई आप निरीक्षण करिए कि जो देहरादून क्षेत्र है उसमें जो मलिन बस्तियों में जो डेंगू फैला हुआ है उसके कारण क्या है, ठीक है। तो निरीक्षण करने के पश्चात क्या किया, जो सर्वेक्षण हेतु उन्होंने क्या किया कि भाई जो अब सर्वेक्षण करेगा कौन, कुछ तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होंगे, जो साफ सफाई का जो काम है वो एमडीडीए का है, समझो। तो उन दोनों के कुल मिला के एक समिति बनेगी, उसमें कुछ 5 या 7 सदस्य होंगे, ठीक है। तो आपने उस चीज़ का उल्लेख कर दिया कि भाई मुख्य सचिव जी के द्वारा 11 अक्टूबर 24 को देहरादून की मलिन बस्तियों का निरीक्षण करने के पश्चात जब उन्होंने निरीक्षण किया मलिन बस्तियों का, उन्हें लगा कि भाई यहाँ डेंगू फैला हुआ है। तब उन्होंने एक आदेश लागू किया, मतलब उन्हें एमडीडीए और स्वास्थ्य विभाग को बोला कि भाई आप बताइए कि कारण क्या है। उसके पश्चात क्या हुआ कि एमडीडीए तथा स्वास्थ्य विभाग के 7 सदस्यों की एक समिति बनी, उसका गठन किया गया और उसके अनुभव, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला ना, उससे यह कहा जा सकता है। तो अब जो आपको नीचे उल्लेख करेंगे, अब उस समिति का उल्लेख है कि जो 7 सदस्य समिति थी उसने क्या जो निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। तो आप शुरुआत करेंगे क या नंबर 1 कि नगर निगम देहरादून के अंतर्गत लगभग 15 मलिन बस्तियां हैं। तो आपने पहले मलिन बस्तियों का उल्लेख कर दिया कि भाई 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, ठीक है। और उनमें भी आपने थोड़ा सा और डीप एक्सप्लेन कर दिया, उन्हें उनका नाम वगैरह कर दिया कि लगभग 10 बस्तियां। तो आपको नाम यहाँ संलग्न करने हैं, जब आप संलग्न नीचे लगाओगे ना, वहाँ आप उनके नाम उल्लेख करोगे। यहाँ पे आप लिख दो कि लगभग जो 10 बस्तियां हैं, ब्रैकेट में नाम संलग्न है, में नियमित ढंग से किए गए पूर्व निर्माण को बदला गया है और लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। कि भाई जो 15 मलिन बस्तियां थी उसमें से जो 10 बस्तियां हैं, तो उसमें जो नियमित ढांचे पहले से थे उन्हें जो पूर्व निर्माण में था उन्हें ढाला गया है, उन्हें बदल दिया गया है और लगातार जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इन बस्तियों में जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे 5 गुना 7 गुना जनसंख्या वहां रह रही है। एक कारण उन्होंने ये दे दिया 10 बस्तियों का, ठीक है। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में इन बस्तियों के विकास संबंधी जो परियोजनाएं थी वो ठप पड़ी है, अतः गंदगी एवं बीमारी फैल रही है। तीसरा पॉइंट आपने ये दे दिया। इसके अलावा पहला क तो ये हो गया। अब क इसलिए था क्योंकि वो सभी 15 बस्तियों से संबंधित था। 15 में से जो 10 बस्तियां थी उनके लिए वो क बिंदु था। अब ख बिंदु सभी बस्तियों के लिए है कि भाई सभी बस्तियों में वहां के निवासियों के द्वारा गली व सार्वजनिक स्थानों पर ही गाय हो गया, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का पालन किया जा रहा है। तो इससे भी वहाँ गंदगी फैल रही है, एक कारण हो गया। तीसरा ग कर दो आप कि इन बस्तियों में पिछले 1 माह से डेंगू के तीव्र संक्रमण के कुछ अन्य कारण निम्न हैं। तो आपने अन्य कारण और दे दिए कि भाई पिछले 1 माह में क्या हुआ है कि जल मल प्रबंधन की जो ठीक व्यवस्था के ना होने के कारण चारों तरफ गंदगी फैल गई है। आपने एक कारण ये दे दिया। दूसरा
कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा पिछले 1 माह से सफाई नहीं की जा रही वहाँ सफाई, कि कर्मचारियों की संख्या की कमी के कारण हो रहा है, वो भी एक कारण बन रहा है वहाँ गंदगी का। तीसरा, सड़क और जो गलियाँ हैं वो अधिकांश जगह टूटी हुई हैं, खंडित हैं, जिस कारण क्या है जल जो भराव हो रहा है उसका एक कारण उसका ये बता दिया आपने। चौथा, पानी की जो निकास नलियाँ जो अवरुद्ध हो रखी है और सार्वजनिक जो शौचालय हैं वहाँ के उनमें गंदगी भरी हुई है, फैली हुई है, एक कारण आपने ये दे दिया। 3 पॉइंट आपने ये बता दिए। चौथा घ कि बस्तियों के कुछ लोगों का कहना है कि इस संबंध में शिकायत की गई थी किंतु उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया गया, परिमाणतः संपर्क जो सूत्र है आपस में जनता और प्रशासन का, शासन का, वो टूट गया। तो ये आपने कारण बता दिए कि भाई ये 4 कारण प्रमुखतः हमें मिले हैं जो देहरादून की मलिन बस्ती हैं उनमें डेंगू फैलने के। अब जो समिति है उसने आप सुझाव देने आपने कि वे समिति ने सुझाव क्या दिए हैं, तो समिति ने बोला कि मलिन बस्तियों में घूमकर लोगों से अनेक, एक मिनट, तो हम देख रहे थे समिति के सुझाव, ठीक है। तो समिति ने सुझाव क्या दिए हैं कि समिति ने बोला कि जो मलिन बस्तियों में घूमकर लोगों से अनेक तथ्य, तर्क तथा साक्ष्य जुटाए हैं, ठीक है, और इन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समिति यह सुझाव देती है कि सबसे पहले क्या किया जाए कि मलिन बस्तियों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होगी नगर निगमों तथा संबंधित विभागों की होनी चाहिए और उसे पूरा किया जाना चाहिए। जब आपने ऊपर 3-4 कारण दे दिए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सुझाव देना है समिति की तरफ से जो उस बिंदु या उस टॉपिक को लेके अच्छे हों या सटीक बैठे हैं, तो आपने पहले ही दे दिया। अगला है कि इन घटनाओं के संबंध में संबंधित जो अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई किंतु शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, इस विषय पर जांच अलग से अवश्य की जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके अतिरिक्त जो तत्काल प्रभाव से जो अन्य है, ये दो तो प्रमुख हैं, इसके अलावा क्या क्या अन्य प्रमुख जो प्रभाव हैं, जो सुझाव हैं वो किए जाने चाहिए, काम किए जाने चाहिए। तो पहला तो ये है कि जो अनाधिकृत निर्माण हो रहा है और पशुपालन जो हो रहा है सड़कों पे, उस पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। सड़क, गलियों और पानी की निकासी जो नलियां हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। तीसरा, शौचालय तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। अगला, तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाओ भाई। इसके अलावा बस्तियों के जो शिक्षित और समाज जो समझदार लोग हैं उनकी एक टीम गठित करनी चाहिए और वो जनता तथा अधिकारियों के मध्य एक संपर्क का कार्य करेगी तथा डेंगू जैसी महामारी के प्रति जागरूक करेगी। इसके अलावा जो दवाइयों का छिड़काव वगैरह हो गया है, जागरूकता अभियान वगैरह हो गया है, वो सब हमने उल्लेख कर देना है, ठीक है। अब समिति का जो अभिमत भी आपको देना है, ठीक है। तो समिति की क्या मानना है, समिति का तो ये मानना है कि यह स्थिति सरकारी अधिकारी तथा लोगों की लापरवाही का परिणाम है भाई, सिंपल सी बात है। अतः संबंधित अधिकारियों पर तो सख्त कार्यवाही की जाए तथा लोगों से साफ सफाई का कार्य सख्ती से किया या कराया जाए, ठीक है। मलिन बस्तियों के विकास, साफ सफाई की जिम्मेदारी अगले 6 माह हेतु किसी ऐसी संस्था, जन सेवी संस्था को दिया जाए जो इस कार्यभार को समय पर चलाएं, व्यापक स्तर पर चलाएं। इससे डेंगू की समस्या खत्म हो सकती है और काफ़ी हद तक उसमें हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपका समिति का अभिमत हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जब इतना आप कर लोगे तो एंड में आपने तो लगाना है सबसे पहले संलग्नक लगाना है कि भाई आपने क्या क्या वहाँ पे जांच पड़तालें की है। तो उस संलग्नक में आप क्या लगाओगे, तो जैसे कि आपने जो सभी तथ्य वगैरह हो गए तो उन प्रमाणों की आपको फोटोकॉपी यहाँ पे लगानी है। उस बस्ती में आप गए तो वहाँ आपने कुछ फोटो वगैरह लिए होंगे, कुछ चित्र वगैरह लिए होंगे साफ से पहले साफ सफाई के दौरान की, उनके चित्रों का आपको संलग्नक पे लगाना है। अलग अलग बस्तियों का आपको विवरण देना है संलग्नक के रूप में, उनके नाम वगैरह देने हैं, साक्ष्यों के पत्र आदि प्रमाण के रूप में देने हैं। और संलग्नक लगाने के बाद आप क्या करोगे कि जितने भी सदस्य हैं सबसे पहले अध्यक्ष लिख के यहाँ पे ऊपर अध्यक्ष का नाम और नीचे अध्यक्ष के हस्ताक्षर, फिर जो उपाध्यक्ष सचिव उनका नाम और उनका हस्ताक्षर, फिर संयोजक हो गया उनका नाम उनका हस्ताक्षर। इसी तरीके से जो बाकी सदस्य होंगे, सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, सदस्य 4 का नाम और नीचे हस्ताक्षर करके आपको प्रतिवेदन अपना समाप्त कर देना है, ठीक है। तो प्रतिवेदन यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा परिभाषा
फिर हमने देखा इसकी उपयोगिता क्या है प्रतिवेदन की, फिर हमने देखा इसकी विशेषताएं क्या है, और फिर हमने एक डेमो देखा कि जो देहरादून की विभिन्न बस्तियों में जो डेंगू फैला हुआ है उस पर हमने एक प्रतिवेदन देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आई होप कि प्रतिवेदन आप समझ गए होंगे कि प्रतिवेदन लिखना कैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, प्रतिवेदन हो गया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सार लेखन वाला। इसमें हम देखेंगे कि भाई कि सार लेखन या सारांश या संक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट रह जा रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आप बने रहिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।